चलो, सो हेलो एवरीवन, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मतलब हमारी गाड़ी अभी तक स्ट्रेट लाइन पे ही चल रही है, उसमें बस हमने एक चेंज किया है। कौन सा चेंज? पहले गाड़ी हॉरिजॉन्टल रोड पे भागती थी, अब गाड़ी वर्टिकल प्लेन में ऊपर नीचे जाएगी, और फिर उस टाइप के मोशन को जहां पे वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बॉडी मूव होती है, उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए मोशन along straight line due to gravity, यानी कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी हम स्टडी कर रहे हैं, और उसको स्टडी करते टाइम हमने उसको ग्रेविटी इसलिए बोला था क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बॉडी के मोशन को इन्फ्लुएंस कर रहा था। जैसे अपन रोड पे भाग रहे थे ना, तो वहां पे डिपेंड करता था कि जो भागने वाला है वो कितना एक्सेलरेट हो रहा है। कोई साइकिलिस्ट है तो उसकी साइकिल कितना एक्सेलरेशन परफॉर्म करेगी, कोई बाइसिकल है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई ट्रक है, कोई कार है, कोई बस है, तो वो कितने स्पीड से भागेगी। तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होता था, इन एवरी केस दैट वाज डिफरेंट। बट ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, इस मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने देखा कि होता क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मोशन को इन्फ्लुएंस करता है। इन जनरल मतलब हमने जब भी ये जी वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, हर बार जी को हमने 10 लेके सिंप्लीफाई किया था। क्लियर? गुड इवनिंग तेजस। तो वहां पे हमने स्टार्ट में देखा बॉडी सिर्फ ऊपर से नीचे आएगी तो क्या होगा, बाद में देखा बॉडी अगर नीचे से सिर्फ ऊपर जाएगी तो क्या होगा, बाद में देखा एक बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, दूसरी बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या होगा। एंड कल हमने देखा था कि एक ही बॉडी है जो कुछ देर के लिए ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी तो क्या होगा। एंड ये सारा पार्ट डिस्कस कर करके हमने लास्ट में एक नई कंसेप्ट, नया फॉर्मूला वहां पे इंट्रोड्यूस करने को स्टार्ट किया था, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। यानी अब तक के डिस्कशन का जो पार्ट था वहां पे हम एज्यूम कर रहे थे कि एयर है नहीं, हवा है नहीं, लेकिन अब हवा आएगी और हवा करेगी। मतलब शिवम, वाइल सॉल्विंग एमसीक्यू हम जी को 10 ही लेते, वो होता है 9.8, बट एमसीक्यू में हमें अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ते हैं, दैट्स व्हाई हम उसको क्या करते हैं, सिर्फ 10 कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां पे हमें एयर रेजिस्टेंस लगेगा, एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये एयर रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, इन जनरल समझ में आता है हमें कि एयर जो बॉडी के मोशन को अपोज करेगी उसको बोला जाएगा एयर का रेजिस्टेंस। इन जनरल हमें मालूम है कहीं पे भी जाओ एयर का रेजिस्टेंस हमें कंसीडर करना ही पड़ता है। जैसे कार भगा रहे रोड पे, वहां पे जैसे रोड एंड टायर के बिटवीन का फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो भी गाड़ी के मोशन को अपोज करता है, उसी तरह से एयर का रेजिस्टेंस होता है वो भी वहां पे मोशन को अपोज करता है। सेम केस यहाँ पे है, लेकिन हम उसको इन जनरल कंसीडर करते नहीं, लेकिन क्वेश्चन में अगर ये सिचुएशन मेंशन करके दी है कि एयर रेजिस्टेंस हैज टू बी कंसीडर्ड, तो हमें एयर रेजिस्टेंस वहां पे कंसीडर्ड बोला है तो कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये एयर रेजिस्टेंस के बारे में कल हमने डिस्कशन शुरू किया था और आप लोगों ने आंसर दिए थे, आज भी देंगे कि एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कौन करेगा। Who will provide air resistance? नहीं ना सनी, एयर ही प्रोवाइड करेगी। एयर का रेजिस्टेंस वो भाड़े पे थोड़ी देगी, थोड़ी देर के लिए तुम प्रोवाइड करो, एयर का रेजिस्टेंस एयर ही प्रोवाइड करेगी। ओके, पार्टिकल तो अपन कंसीडर करेंगे नहीं, पॉल्यूटेड पार्टिकल वो कंसीडरेबल है ही नहीं, बस एयर का रेजिस्टेंस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय एयर इटसेल्फ। अब ये जो एयर रेजिस्टेंस होगा मतलब हम उसको इस टॉपिक में फोर्स के फॉर्म में कंसीडर नहीं करेंगे, एक्चुअल वो एक्ट होता है फोर्स के फॉर्म में ही, लेकिन हमने सेक्शन के स्टार्ट में डिसाइड किया है, ठरवलंय पहिलेच, यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन होगा फोर्स को छोड़ के मोशन का, इसलिए हम एयर का रेजिस्टेंस जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं। नाउ टेल मी डायरेक्शन, एयर का रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? Opposite to the motion of velocity of body. Very good. Air resistance will act
इन द डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी या फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। यानी कि सिंपल वे से, वेरी गुड देवेश, सिंपल वे से अगर बॉडी को ऊपर फेंका तो एक्सेलरेशन सॉरी एयर रेजिस्टेंस विल एक्ट इन, बोलो, डाउनवर्ड डायरेक्शन। यस, अगर बॉडी को डाउनवर्ड फेंका तो एयर रेजिस्टेंस विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब अपवर्ड डायरेक्शन। डिसाइडेड है कि अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है, इफ बॉडी इज परफॉर्मिंग अपवर्ड मोशन, तो उस केस में हम यहाँ पे जो जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको निगेटिव लेते हैं। ये तो सारी केस में एप्लीकेबल है, कोई भी केस ले लो इन जनरल, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का काम क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होना। बॉडी कहां पे जाती है, इस ग्रेविटी वाले एक्सेलरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको लेना देना भी नहीं है, कहां पे जाते जाओ, लेकिन मेरा काम क्या है, एक्ट होना टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, इसलिए इट विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। दैट्स व्हाई इफ बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जी एक्ट होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया। वही सिचुएशन अगर अपन डाउनवर्ड मोशन में लेते हैं तो डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, जी के बारे में जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो डाउनवर्ड मोशन में होगा ये कि हमें जी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि अब बॉडी भी नीचे आ रही है, बॉडी की वेलोसिटी भी नीचे आ रही है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे एक्ट हो रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो वो बनेगा पॉजिटिव। लेकिन अगर बात एयर रेजिस्टेंस की करेंगे, जिसको हम ए के साथ डिनोट कर रहे हैं, तो बॉडी अपवर्ड जा रही है, एयर रेजिस्टेंस डाउनवर्ड एक्ट होगा, यानी ये निगेटिव रहेगा। इन दोनों की डायरेक्शन जब बॉडी अपवर्ड जाती है, ध्यान से सुनो, इन दोनों की, कौन से दोनों की, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, दूसरा एयर रेजिस्टेंस के रिटार्डेशन का, जो डायरेक्शन है वो सेम है, और वो सेम है इसलिए हम जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, कंसीडर करेंगे इन अपवर्ड मोशन, वो रहेगी g प्लस ए। एंड जो मोशन हम डाउनवर्ड कंसीडर करेंगे उसमें क्या होगा कि बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, एयर रेजिस्टेंस का काम है जितना जाईल तिकडे अपोज करायचं। यस कीर्ति सर, इट विल बी माइनस इन ब्रैकेट g प्लस ए। वेरी गुड, कौन सा ये ना, यस सर, हाँ यस, इट विल बी माइनस इन ब्रैकेट g प्लस ए या फिर माइनस g माइनस ए, ठीक है। लेकिन इन जनरल हम सिर्फ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे में ऐड होते हैं, दैट्स व्हाई हियर g प्लस ए। कल जब डिराइव किया था तो मैंने माइनस जी माइनस ए लिखा था, अभी बस माइनस कॉमन लेके हम उसको जी प्लस ए लिख रहे हैं। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे ये ए जो है ये फिर से बॉडी के मोशन को अपोज करेगा, यानी नेट एक्सेलरेशन हमें लेना है वो तो जी माइनस ए ही रहेगा, इसमें फर्क नहीं पड़ने वाले। क्लियर है सबको? टेक स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया? यस। अब यहाँ पे देखो, जो काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने बनाए थे वो सारे सेम रहेंगे, बस हम g को रिप्लेस करेंगे g प्लस ए से। यानी देखो क्या होगा, जब बॉडी अपवर्ड मोशन परफॉर्म करेगी तब के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन बनेगा v इक्वल टू u माइनस जी प्लस ए इंटू टी, देन v स्क्वायर बनेगा u स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट g प्लस ए इंटू एच, देन h बनेगा ut माइनस हाफ ऑफ g प्लस ए इंटू टी का स्क्वायर। है क्लियर सबको? कुछ भी नया है ही नहीं, इसलिए क्लियर होना ही चाहिए। बस हर बार g के साथ ऐड होगा, कब? बॉडी जब अपवर्ड जाएगी। तो वही केस जब बॉडी डाउनवर्ड आएगी तो थोड़ा उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, और उल्टा पुल्टा क्या होगा कि डाउनवर्ड मोशन में v इक्वल टू होता है u प्लस जी टी, बस g विल बी रिप्लेस्ड बाय g माइनस ए, देन v स्क्वायर बनेगा u स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट g प्लस ए इंटू एच बनेगा ut प्लस हाफ ऑफ g प्लस ए इंटू टी का स्क्वायर। क्लियर? यस। हाँ देवेश बराबर है, बाहर मार्क माइनस का साइन चाहिए था, लेकिन वो ऑलरेडी हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब मोशन अपवर्ड डाउनवर्ड इसको मेंटेन करते हैं ना देवेश। अभी हो गया क्लियर?
देवेश तू जो बोल रहा था कमेंट में, ओके डन। सनी जी माइनस ए डाउनवर्ड में, ओ नो ये जी माइनस ए चाहिए था, किसने लिखा ये प्लस, ये जी माइनस ए चाहिए था। है क्लियर सबको? चलो इसके भी स्क्रीनशॉट्स ले लो। ये मैं बोल रहा हूं कि ये जनरली कंसीडर नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर रहे कि एयर रेजिस्टेंस है और वो इतना है तभी ये कंसीडरेबल होगा, अदरवाइज इसको भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है कि हमने किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया है। अब ध्यान से सुनो, हम ग्राउंड पे खड़े हैं और एक बॉडी है मेरे हाथ में, मैंने उस बॉडी को ऊपर फेंका है और ऊपर फेंकते टाइम यहां पे बोला है कि एयर रेजिस्टेंस आपको कंसीडर करना है। एंड अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करना है तो मुझे चाहिए टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं एक्सप्रेशन कैलकुलेट करूंगा जिसको बोला जाएगा टाइम ऑफ असेंट। असेंट मतलब टी सफिक्स ए, टाइम ऑफ असेंट मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए लगने वाला टाइम, एंड नीचे आने वाला टाइम होगा तो मैं उसको बोलने वाला हूं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। अब टाइम ऑफ असेंट चाहिए, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल टू यू माइनस जी प्लस ए इंटू टी। हा फॉर्मूला कुठून आला सगळ्यांना क्लियर है? होता क्या है, अभी लिख के दिए थे काइनेमेटिकल इक्वेशन, वही है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, लेकिन बॉडी अपवर्ड है मतलब साइन माइनस लेना पड़ेगा, एंड जब बॉडी अपवर्ड जाती है तो g प्लस ए होता है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर v इक्वल्स टू यू माइनस ब्रैकेट ऑफ g प्लस ए इंटू टी। क्लियर? क्लियर? एस नो? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमें मालूम है कि जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तब उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, यानी उसको लगने वाला जो टाइम है इट इज गिवन बाय u डिवाइडेड बाय g प्लस ए। ये बन गया बॉडी का टाइम ऑफ असेंट। ठीक है, देन हमें चाहिए यहां पे कि बॉडी कितनी हाइट अटेन कर सकती है। टाइम के बाद में क्या चाहिए कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, और ये मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g प्लस ए इंटू एच करेंगे। अब फिर से v तो जीरो हो रही है, ये फाइंड कर रहे हैं हम h मैक्सिमम अटेन्ड बाय द बॉडी। कैपिटल ले लेते हैं, मैक्सिमम है भारी है तो अब होगा क्या, v बनेगा जीरो, v को जीरो बना के ऊपर पुट कर देंगे तो ये बनेगा u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट g प्लस ए इंटू एच, यानी मैक्सिमम हाइट विल बिकम u स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट g प्लस ए। सबको मालूम है कि पहले जो देखे फॉर्मूले वही है, बस एक एडिशनल टर्म आ रही है a वाली, है ना? क्लियर है? क्लियर 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 बोला? यस। अब यहां पे ये कब था, जब हमने बॉडी को ऊपर फेंका था, बॉडी ऊपर गई थी, तब के ये फॉर्मूले मिल गए। अभी सेम पार्ट में रिपीट करूंगा जहां पे मुझे बॉडी नीचे लेके आना है बॉडी को। ठीक है, मतलब सेम केस यहां पे एप्लीकेबल रहेगी, और उसमें हम देखेंगे कि अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, लेकिन डाउनवर्ड कौन सी आ रही है, ऊपर से नहीं, जिसको फेंका था यहां पे गई, रुक गई, फिर वापस आ रही है, उसी बॉडी की डाउनवर्ड मोशन। अब डाउनवर्ड मोशन में हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, और उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट की जगह उसको बोला जाता है टाइम ऑफ डिसेंट, यानी टी डी। ये नहीं होगा, अभी टाइम ऑफ एसेंट पहले देख लिया हमने, अभी टाइम ऑफ डिसेंट है, उसके लिए सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, टाइम चाहिए हमें, और टाइम फाइंड करने के लिए अब हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी वो अगर यूज करने जाएंगे तो क्या होगा, देखो v इक्वल टू बनेगा u, डाउनवर्ड इसलिए प्लस, a विल बी रिप्लेस्ड बाय g माइनस ए इंटू टी।
लेकिन यहां पे हमें मालूम है कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, दैट वाज 0। यानी कि ये जो टी डी है, टाइम ऑफ डिसेंट, ये मिल गया हमें, कितना मिल गया, u 0 होगा तो ये मिल गया v डिवाइडेड बाय g माइनस ए। टी डी बन गया इज इक्वल्स टू v अपॉन g माइनस ए। यस सनी, करेक्ट है। अब अगर मुझे ये डेटा इन टर्म्स ऑफ v नहीं चाहिए, दूसरे फॉर्म में अगर डेटा चाहिए मुझे u के फॉर्म में, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन u के फॉर्म में दी है, v तो अभी तक हमने मालूम नहीं किया है, v को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ग्राउंड पे आने के बाद कितनी वेलोसिटी है, तो इन जनरल ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं फिर से, कि ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी ये हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, मतलब ये v हमको अननोन है, इसलिए हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा वाला, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ a, मतलब ये g माइनस a इंटू टी का स्क्वायर। ध्यान से देखो, डाउनवर्ड मोशन थी इसलिए प्लस है, डाउनवर्ड मोशन में विद कंसीडरेशन ऑफ एयर रेजिस्टेंस है तो एक्सेलरेशन होता है g माइनस a, इसलिए ये वैल्यू पुट की है। अब बॉडी जब ऊपर से नीचे निकली थी तब इनिशियल वेलोसिटी यानी u तो 0 थी, यानी यहाँ पे मुझे अगर टाइम चाहिए, टाइम ऑफ डिसेंट, तो ये टाइम ऑफ डिसेंट बनेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 इंटू एच, ये 2 मल्टीप्लाई हो गए, ये तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाय g माइनस ए। अगर हमें हाइट मालूम है तो टाइम ऑफ डिसेंट हम इस फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, करते का। हाँ रूट में है ना, यस देवेश, ये रूट में, ये पूरी टर्म रूट में, ओके। लेकिन फिर से h से पहले हमें क्वेश्चन में डेटा u का होता है, तो अगर मुझे ये फॉर्मूला u के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इससे पहले मैंने h के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था, याद है सब लोगों को, मैंने v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ g प्लस ए इंटू एच करके v को 0 बना दिया था और h बन गया था u स्क्वायर अपॉन g प्लस ए। याद है क्या नहीं, यही h मैं वहां पे पुट कर दूंगा तो मुझे टाइम ऑफ डिसेंट मिल जाएगा स्क्वायर रूट में 2 डिवाइडेड बाय g माइनस ए इंटू h मतलब कौन है, u स्क्वायर अपॉन 2gh होता है, यहाँ पे 2 भी रहेगा, ठीक है, u स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट g प्लस ए, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और टाइम ऑफ डिसेंट बनेगा, रूट के बाहर आने के बाद u स्क्वायर बचेगा सिर्फ u डिवाइडेड बाय ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, इसको क्या बोला जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या आएगा रूट में जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये टाइम मैं यहां पे लिखता हूं, टाइम ऑफ डिसेंट, और ये टाइम ऑफ डिसेंट बनेगा u डिवाइडेड बाय रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप देखो, एकदम सिंपल बातें चल रही है क्लियर। यहाँ पे क्या तेजस, सर वहां पे हमने g प्लस ए क्यों लिया अगर बॉडी नीचे आ रही है तो, क्या क्या सर वो आपने h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ g प्लस ए लिया है ना, वहां पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि ना ये h कितना है ये हमें कब मालूम हुआ था, जब बॉडी ऊपर जा रही थी तब कैलकुलेट करके रखा था ना इस h को। यस सर, हाँ क्लियर ना सर, अपवर्ड Yes. आहे ना, यस यस बोलो, सर अपवर्ड आहे ना, ते अपवर्ड में हाइट की अपवर्डची आहे ना सर। देखो बेटा, हाँ हाइट तो सेम होगी ना, अपवर्ड जाने दो या फिर डाउनवर्ड आने दो, हाइट विल बी सेम, बस हमें डेटा जो दिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या देते हैं
कि हमने 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी को ऊपर फेंका, हमें सिर्फ u देते हैं। अगर मुझे v भी देंगे कि बॉडी इतनी वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं TD इक्वल्स टू v अपॉन g माइनस ए। लेकिन क्वेश्चन में अगर सिर्फ u दिया है, h दिया नहीं, तो हमें h निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस मुझे अपवर्ड टाइप की मोशन। यस सर, हाँ ना, फिर वही बोल रहा हूँ सर मैं। एंड बॉडी जब नीचे आएगी तो हाइट थोड़ी चेंज होगी सनी, हाँ ना सर, बराबर है। समझ लेना। ओके, ओ सर, वही बोल रहा था अपवर्ड। यस, सर अपवर्ड। अभी क्लियर है ना, डाउट नहीं है ना? हाँ सर, हाँ सर। ओके, अगर फिर भी है कुछ तो आफ्टर लेक्चर व्हाट्सएप में और कॉल में हम फिर से देखेंगे इसको। तो अभी जो फॉर्मूले यहाँ पे मिले हैं उनको हम यहाँ पे लिस्ट कर लेंगे उनकी। देखो, सबसे पहले सनी, स्वप्निल सर टोटल टाइम निकालने को बोला तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। यस, अगर टोटल टाइम बोला तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम, TA प्लस TD निकालेंगे। ठीक है, निकालते पहले हम निकालेंगे, सॉरी फॉर्मूला क्या मिला था फॉर टाइम ऑफ एसेंट, याद है किसी को? क्या था? यही था क्या? हाँ सर। U अपॉन G प्लस ए। उसके बाद हमने डिराइव किया फॉर टाइम ऑफ डिसेंट, और टाइम ऑफ डिसेंट इन टर्म्स ऑफ U क्यों चाहिए? फिर से मेरी बात समझो, क्वेश्चन में आपको फाइनल वेलोसिटी देते नहीं है, हाइट भी देते नहीं है, मैक्सिमम टाइम्स आपको कितनी वेलोसिटी से फेंका है उतनी देते हैं, इसलिए मैंने सारी ये मेहनत करके इधर उधर घुमा फिरा के U के फॉर्म में फॉर्मूला लेके आया हूं। तो ये U बनेगा रूट ऑफ G स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, और मैक्सिमम हाइट अटेन, उसके लिए फॉर्मूला U स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट G प्लस ए। अब कुछ लोगों को बहुत डाउट आ रहा था कि सर बॉडी तो डाउनवर्ड आ रही, फिर प्लस क्यों लिया? क्योंकि जब हाइट कैलकुलेट की थी मैंने, तब मैं U कंसीडर कर रहा था। आपको माइनस लेना है, माइनस से भी हाइट आएगी आपकी, लेकिन उसके लिए V नोन चाहिए आपको, ठीक है ना? लेकिन V दिया नहीं जाता है ना कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, इसलिए हमने ये हाइट का फॉर्मूला लिया है क्लियर? करूँ राव? एंड अगर आपको फाइनल वेलोसिटी देंगे तो उसके लिए भी हमें ये फॉर्मूला है, ये एप्लीकेबल होगा इफ फाइनल वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी से बॉडी स्ट्राइक कर रही है इज गिवन। ऐसे होगा नहीं कभी, लेकिन अगर क्या एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर, तो ऐसा अगर दिया है तो हम फिर टाइम ऑफ डिसेंट निकालेंगे बाय V अपॉन G माइनस ए। दोनों फॉर्मूले में चेंज है, डिफरेंस समझो, सेम नहीं है। यहाँ पे U है इसलिए रूट ऑफ G स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे V है इसलिए G माइनस ए है। क्लियर? टाइम ऑफ डिसेंट में U क्यों लेते हैं? U तो 0 हो जाता है ना। यस सर टाइम ऑफ डिसेंट में हम U क्यों लेते हैं? U तो 0 हो जाएगा ना अगर वो नीचे आ रहा है। अरे बेटा सुनो, क्वेश्चन में क्या देते हैं, क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन होता है कि इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, देन कैलकुलेट टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। अब कैसे कैलकुलेट करोगी बोलो कीर्ति? Sir, the formula which you have given. तो टाइम ऑफ डिसेंट कैसे निकालेगी तू कैलकुलेट कर, मैं तुमको एक मिनट देता हूं। यस सनी तुम्हारा करेक्ट है, टाइम ऑफ एसेंट आ गया। बस कीर्ति तुम टाइम ऑफ डिसेंट निकालोगी बट यू को यूज किए बिना। होगा क्या कीर्ति? सर नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ तो इसीलिए ना क्वेश्चन में जो डेटा है उस फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया है, ये यू आया कहां से? ये यू आया वहां से जहां पे हमें एच मिला था। कीर्ति समझ रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ सर।
अब ये h कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तो u के टर्म में डेटा है ना। समझा सर। ओके ठीक है, चलो करो कैलकुलेशन। अब आगे सबके आंसर्स आई थिंक। सर यस सर वो फाइनल वेलोसिटी के लिए आपने जो फॉर्मूला बताया है वो सिर्फ डाउनवर्ड के लिए एक्ट होगा ना? नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये जो फॉर्मूला है टाइम ऑफ डिसेंट बोला, तो ये ऊपर से नीचे आते टाइम जो लगने वाला टाइम है वही टाइम है। हाँ यस सनी, u30 पुट करना है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे फॉर्मूले में जो v आ रहा है ना, ये v हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं किया होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूले u के फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्ट यूज करते हैं। मतलब v कैलकुलेट करके फिर इसमें पुट करके भी आपका आंसर आएगा, बट उसके लिए ये सारी प्रोसेस फिर से रिपीट करनी पड़ेगी, एंड उसके लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। इसलिए टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, दोनों फॉर्मूले एक्चुअल में ऑलरेडी डिफरेंट ही है, इसलिए आप यू ही पुट करेंगे। यू ही मतलब यू की वैल्यू ही पुट करेंगे। देखो अब यहाँ पे मैंने आपको ए दिया नहीं था, एक्सेलरेशन दिया नहीं था, मैं वो भूल गया था। चलो एयर रेजिस्टेंस आपको दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ गो फॉर इट। सनी आंसर कैसे निकाले रे? फिर ये दिया नहीं था, जीरो लिया क्या सनी? चलो अजिंक्य, शालिनी, स्वप्निल, श्रावण, करो। कितना सिंपल है, टाइम ऑफ एसेंट चाहिए TA, U अपॉन G प्लस A। U कितना था 30, G प्लस A मतलब 10 प्लस 5 15 50, तो ये बनेगा 2 सेकंड। अब टाइम ऑफ डिसेंट चाहिए, फिर से ये बनेगा U अपॉन रूट ऑफ G स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी ये बनेगा 30 अपॉन रूट ऑफ G का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 100 माइनस 25 ये बनेगा 75, एंड 30 अपॉन रूट ऑफ 75 मतलब 30 अपॉन 5 रूट 3, 5 रूट 3 ना, सेवेंटी फाइव ला काय लिहिणार आपण 25 इंटू 3, 25 रूट के बाहर आने के बाद 5, तो ये बना 5 रूट 3, ये बनेगा 6 अपॉन रूट 3। अब टाइम ऑफ डिसेंट चाहिए, 6 अपॉन रूट 3 मतलब है 1.73, मतलब इसको 60 अपॉन 17 लेंगे तो कितना आएगा बोलो? थ्री 3.5 अप्रोक्सीमेटली 3.5 सेकंड है। क्लियर? अभी सेम क्वेश्चन में कैलकुलेट करो मैक्सिमम हाइट अटेन। कितनी होगी मैक्सिमम हाइट अटेन? सर 30। U अपॉन G प्लस A, 30. U स्क्वायर अपॉन 2 इन 30 ब्रैकेट G प्लस A, है ना? तो कितना होगा 30, U का स्क्वायर 30. मतलब 30, यानी H विल बी 30 मीटर। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट, ये इसमें H की वैल्यू ले लो, मैक्सिमम हाइट हाँ दिया है, हो जाएगा। फॉर्मूले फिर याद रहेंगे। अब ये थोड़े से एज इट इज रिमेंबर करो, ये एक्स्ट्रा के फॉर्मूले मिल रहे हैं हमें, क्योंकि ये एक ही टाइप के क्वेश्चन में आएंगे अगर आपको क्लियरली मेंशन करके देंगे कि एयर रेजिस्टेंस कंसिडरेबल है तो। क्लियर? वन मोर, आपको बोला है कि हमने बॉडी को फेंका है विथ 20 मीटर पर सेकंड और एयर का रेजिस्टेंस है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वादळ सुटलंय। तो अब टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट एंड मैक्सिमम हाइट अटेन, ये तीनों कैलकुलेट करेंगे।
हो जाएगा क्या? फॉर्मूले बोर्ड पे है, गिवन डेटा भी बोर्ड पे है, कर रो कैलकुलेशन। सर 1.11 1.11 वेरी टाइम ऑफ गुड, असेंट। करेक्ट है। टाइम ऑफ डिसेंट देखो 1 by 1। टाइम ऑफ एसेंट क्या है फॉर्मूला? u अपॉन g प्लस ए। u कितना है 20, g प्लस ए मतलब 18, तो ये आ रहा है 1.111 यानी 1.12 सेकंड। टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा? u सर मतलब 20 3.33। डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर 100 माइनस 8 स्क्वायर 64 माइनस 36 मतलब 6। यस 3.33। तो ये आएगा 3.33 मतलब 3.34 सेकंड। एंड मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी होगी? h इक्वल्स टू सर 11.11। 11.11 11. यस सर। 11 वेरी गुड, प्रणीता ने भी आंसर दे दिया। यू स्क्वायर बना 400 4 से 18 का डबल 36, 400 अपॉन 36 मतलब 11.11 मीटर अप्रोक्सीमेट। चलो है क्लियर सबको? तो एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करके आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में वो लेके नहीं जा सकते, बस ये तीन ही चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट एंड हाइट कितनी अटेन होगी मैक्सिमम वो। सर ओके हेलो यस स्वप्निल। सर, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं दिया तो क्वेश्चन में क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं दिया तो नहीं लेना है, जीरो लेना है। इससे पहले जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। फिर फॉर्मूला में भी नहीं लेना क्या सर? क्या क्या? फॉर्मूले में भी नहीं लेना क्या? काय म्हणतोय? देखो एयर रेजिस्टेंस अगर कंसीडर करने को बोलेंगे तो वो एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर उन्होंने एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया नहीं मतलब निग्लेक्ट करो, मतलब जीरो ले लो। टेक g इक्वल्स टू 10 एंड एज इट इज सॉल्व करो। अरे बेटा एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं दिया तो ये फॉर्मूले एप्लीकेबल ही नहीं है। मैंने बोला एक स्पेशल केस है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आए नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको स्किप नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी है, कभी कभी आ सकता है। तो ये सिर्फ उसी केस में एप्लीकेबल है जब एयर रेजिस्टेंस गिवन है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं दिया तो आज के लेक्चर से पहले जितना रामायण महाभारत हमने पढ़ा है वही एप्लीकेबल होगा एज इट इज। स्वप्निल क्लियर? यस सर क्लियर। ओके अब यहां पे मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था ऑलमोस्ट लेक्चर में जितना पॉसिबल था हमने कंप्लीट किया है। और ये स्टेजेस ठीक है, और बाकी जो भी एप्लीकेशंस है, देखो एप्लीकेशंस तो इतने सारे हैं कि लाइव लेक्चर में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल जितने दिए हैं मैंने बोला है कि हर एक एग्जांपल से 3 बार गो थ्रू करो। पहले एक बार रीड करने का, समझने का कि इसको सॉल्व कैसे किया है, पूरा जब क्लियर हो गया तब बिना देख के सॉल्व करने का ट्राई करने का विद द हेल्प ऑफ पेन, ये सेकंड टाइम। एंड अगर पेन से आंसर करेक्ट आ गया तो विदाउट टेकिंग पेन इन योर हैंड सेम एग्जांपल ओरली याद आ रहा है क्या, ओरली सॉल्व होता है क्या, ये आपको ट्राई करना है। ऐसे हर एक एग्जांपल को 3 बार टच करेंगे। एवरीवन हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर। जिनको लगता है कि फिजिक्स के सारे क्वेश्चन मुझे एकदम सिंपल लगने चाहिए, देखते देखते उसका आंसर आना चाहिए, इसको कोई शॉर्टकट नहीं है। इफ यू आर थिंकिंग दैट नहीं मैंने लेक्चर कर लिया अब मैं डायरेक्ट कंसेप्ट एप्लीकेशन सॉल्व करूंगा और मुझे आने चाहिए, आएंगे आपको जो इजी मीडियम में वो आएंगे, लेकिन यू आर डीलिंग विद फिजिक्स, आपको वो डायरेक्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि एक कॉमन सेंस कॉमन कंडीशन होती है। मैं स्टार्ट के लेक्चर में भी आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ह्यूमन ब्रेन जो है, मतलब हमारा ब्रेन, उसका एक लिमिटेशन है। कौन सा लिमिटेशन है? कि हमारे ब्रेन को बस उतना ही आता है जितना हम उसको पढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है इसलिए हमें मराठी आती है, स्कूल में इधर उधर कोई बोलने वाले थे हिंदी इसलिए हिंदी आती है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा इसलिए इंग्लिश आती है। लेकिन अगर सडनली आई स्टार्ट टॉकिंग इन तमिल और मलयालम जो मुझे भी नहीं आती है, इमेजिन करो 2-4 स्टेटमेंट में लट्टा मार के आ गया और उसमें बोल लिया और या फिर लिख लिया मैंने कि ये कौन सी तो लैंग्वेज है एक आधी, तो ये आप देख सकते हो लेकिन आप इसको समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि ये आपके ब्रेन को पहले पढ़ाया नहीं गया था।
जब तक आपके ब्रेन को ये सारी बातें पहले पढ़ाएंगे नहीं, तब तक ब्रेन उसको एनालाइज नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। यानी कि क्या होता है, जैसे हमें मोबाइल है या फिर कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अगर मैंने पीडीएफ रीडर एप्लीकेशन है उसको अगर इंस्टॉल ही नहीं किया है और मैंने कोई पीडीएफ फाइल ली और पीसी लैपटॉप कंप्यूटर में ओपन करने का ट्राई किया, कंप्यूटर उसको ओपन नहीं कर सकता, उसको मालूम ही नहीं ओपन कैसे करते। वही केस हमारे ब्रेन की कि जो कंसेप्ट हम क्लास में पढ़ रहे हैं उसको डिफरेंट एप्लीकेशन में अप्लाई कैसे करना है ये आपको मालूम नहीं है। हमने पहले देखा कि जो काइनेमेटिकल इक्वेशन यू आर स्टडीइंग दैट फ्रॉम 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड, लेकिन वहां पे जो सॉल्व कर रहे थे प्रॉब्लम वो अलग थे। प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले एक्चुअल प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहे हैं मॉड्यूल में। इसलिए हर एक क्वेश्चन जो है उसको रीड करो, सॉल्व एग्जांपल देने का पर्पस ही वही है। अदरवाइज आप मॉड्यूल में देखेंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैक्स टू मैक्स मुझे 6 to 8 पेजेस रिक्वायर्ड है एंड सॉल्व एग्जांपल के लिए पेजेस की रिक्वायरमेंट 30 to 40 लग रही है। तो इतने सारे पेजेस में बचा के रखता था, लेकिन बेसिक आपको ये समझना पड़ेगा, कोई भी कितना भी जीनियस है सबके लिए रूल सेम है, आपको समझना पड़ेगा। एक बार ब्रेन को ट्रेन हो गया, ब्रेन कि ये डेटा आ गया इस फॉर्म में आ गया तो उसको इसी तरह से अप्लाई करना पड़ता है, फिर आप उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। मतलब देखा जाए ये प्रोसेस, ये मेथड अगर फॉलो करेंगे तो इतना इजी है फिजिक्स, कोई रट्टा मारना नहीं, कोई बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है, क्या कशा नशा दिसणाऱ्या डायग्राम नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेक्चर में आओ, कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर हो गई, उसको अप्लाई कैसे करते हो ये वर्क करो, और ये सारा वर्क जो है वो परमानेंट वर्क होता है। मतलब फिजिक्स में ऐसे नहीं होगा कि आपको टॉपिक रीड कर रहे हो और 50 बार रीड किया फिर भी कंफ्यूजन है, एक आधा वर्ड है नहीं याद हो रहा है, एक आधा वर्ड है वो मिस हो रहा है, ऐसे कभी नहीं होगा। एकदा जर मनापासून 100% पूरा डिवोशन देके लेक्चर देख लिया, सारे सॉल्व क्वेश्चन अगर 3 बार सॉल्व किए, फॉर योर लाइफ टाइम वो टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा। आपको बीच बीच में बस रिवाइज करना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। अगर ये इस तरह से फॉलो करेंगे तो, एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट नहीं मैंने लेक्चर किया अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नहीं बेटा ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। फिर आप कितनी भी जीनियस हो, कितनी भी भारी स्कूल से पढ़े हो, कितना भी बॉर्न टैलेंट आप में हो, कितना भी च्यवनप्राश खाया हो आपने, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, ये प्रोसेस है, ये रास्ता है हमारा सब्जेक्ट पढ़ने का। इस रास्ते से आएंगे तो फिजिक्स बहुत मजेदार है, यू विल एंजॉय, यू विल लर्न, यू विल बी परफेक्ट। लेकिन आप अगर शॉर्टकट फाइंड करने का ट्राई करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, कोई च्यवनप्राश आपको काम में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये स्ट्रिक्टली ओबे करो। जो लोग मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट डे, उनका परफॉर्मन्स एक ही लेवल पे है। कुछ लोग है अभी तक कन्फ्यूज आहे, हे कसं करायचं ते कसं करायचं, मग हे एक्झामला येईल का, मग हे असं केल्याने काय होईल। कुछ लोगों के ऐसे डाउट है सर ते सॉल्ड एग्जाम्पल आहे बघूनच सोडायचे, मग त्याचा उपयोग काय। आता हमारा या फील्ड में 8 to 10 इयर्स हो गए, उसके पहले हमने ग्रेजुएशन तक हायर स्टडी कंप्लीट की है, उसके बाद हर साल ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर करके हमें मालूम हो गया है, हमारा थोड़ा स्टडी हो गया है कि ये आपको सिंपल तरीके से कैसे आ सकता है, वो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। जो फॉलो करेंगे डेफिनेटली उनको आने वाला है, कोई डाउट ही नहीं होगा। जो नहीं फॉलो करेंगे डे बाय डे, अभी तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, अभी तो फिजिक्स के टॉपिक्स आने बाकी है बेटा, ये फिजिक्स थोड़ी है। मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, एनएलएम, वर्क फॉर एनर्जी, ये तो इंट्रोडक्शन है कि आपका 8, 9, 10 का जो था वो 11, 12 में भी है, ये आपको बताने के लिए है। आगे टॉपिक तो आने वाले हैं, फिजिक्स का सिलेबस आने वाला है, फिर तब आपकी विकेट नहीं गिरनी चाहिए। डरा नहीं रहा हूं मैं आपको मिरर शो कर रहा हूं कि फ्रॉम डे 1 एवरी डे ये वर्क करना पड़ेगा, इसी इंटेंसिटी से करना पड़ेगा, इसी डिवोशन से करना पड़ेगा। नो शॉर्टकट इज देयर, आपको वर्क करना ही करना है, हार्ड वर्क करना है, बस हमारी उसमें स्मार्ट मेथड से उसको अप्लाई करना है। मैं आपको पहले से कमिटमेंट दे रहा हूं कि हमारी जो मॉड्यूल है, प्रिंटेड मॉड्यूल है, उसमें जो डेटा दिया है, सारे थ्योरेटिकल नोट्स प्लस लेक्चर में जो पढ़ाया जाता है वो थ्योरेटिकल पार्ट, सारे सॉल्व एग्जांपल्स, कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज मैं करा के देने वाला हूं, उसका टेंशन मत लो। इतना 100% कंप्लीट करो। ये कंप्लीट किया, यू कैन गो एनीवेयर, कोई भी बुक्स ले लो, किसी भी पब्लिकेशन का ले लो, सिर्फ फिजिक्स का होना चाहिए। एंड हर एक बुक का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उसमें से एटलीस्ट 60 to 70% आपके क्वेश्चन सॉल्व होनी चाहिए। ऐसा अगर नहीं हुआ तो फिर मैं हूं, क्लास है, यहाँ पे आओ, हम पार्टी करेंगे, ठीक है ना। और अगर मतलब जो रिमेनिंग 30% है उसके लिए हमें और थोड़ा वर्क करना पड़ता है और वो धीरे धीरे आए। लेकिन आपको क्या करना है कि हर रोज वही एनर्जी लेवल आपको मेंटेन रखने की, विषयच नाही। लेक्चर झालं, सॉल्व एग्जांपल किती सांगितले 30, मी 40 करणार।
कितनी टाइम बोला है सर ने? 3 टाइम। नहीं, उसको मैं 10 बार करूंगा। लाइफ में मुझे इस टॉपिक के, इस क्वेश्चन के टाइप को फिर से देखना ही नहीं है। फिर देखो आपकी एंजॉयमेंट किस लेवल तक जाती है। मैं ये बातें बोलता हूं, जिनको समझ में आ गया, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, उनको बिलीव होता है मेरे ऊपर। बाकी लोकांना वाटतं हे काही पण सांगत असते। फिजिक्स इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं अभी सब्जेक्ट के बाकी ऑफलाइन लेक्चर है तो मैं डिस्कस करता हूं, ऑनलाइन में थोड़ी रिस्क है इसलिए मैं डायरेक्ट बोल नहीं सकता, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो इतनी मेहनत फिजिक्स में करनी ही नहीं है। जो मेरे रिपीटर के रेगुलर 12th के बच्चे हैं उनको मैं क्लियरली बोल देता हूं कि जब भी आपकी एग्जाम है उसके 25 डेज बिफोर फिजिक्स बंद करायचं, अपने को देखना ही नहीं फिजिक्स, क्योंकि हमारा फिजिक्स एंड टाइम पे नहीं होता है। हमें अब जो वर्क किया है वो परमानेंट होता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट है 50 बार पढ़ो, 51 टाइम्स पढ़ने जाएंगे तो भी कंफ्यूजन रहेगा। 100 टाइम्स पढ़ो, एनसीईआरटी 100 टाइम्स पढ़ के भी बच्चे 101 टाइम जब पढ़ते तो कंफ्यूज होता ही, यार ये वर्ड तो देखा ही नहीं था। ऐसी कोई बात हमारी तरफ है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं उसको इसके इतनी बार। बस डेली जो हो रहा है वो करना पड़ेगा, जो होमवर्क बोला जा रहा है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर इतना करेंगे, अभी और 3 महीने के बाद में आप ऐसे हवा में रहेंगे, बाकी पूरी दुनिया फिजिक्स से परेशान होगी, काय की फिजिक्स काहीच येत नाही, काहीच कळत नाही, काहीच सॉल्व होत नहीं, मार्क्स पड़त नहीं, ये नहीं वो नहीं। हमें हंसी आएगी उनके ऊपर, ये किस बारे में बात कर रहा है। ये फैक्ट है बेटा, ठीक है ना। आप किसी भी जो 12th के रिपीटर के स्टूडेंट है उनके साथ ये बात डिस्कस कर सकते हो, लेकिन कौन से, जिन्होंने ये सब बातें प्रामाणिकपणे फॉलो की है उनके लिए। क्लियर है? क्योंकि देखता हूं मैं, होमवर्क बोला हुआ है मैंने आपको, मॉड्यूल में से 3-4 लोग हैं जो रेगुलर अपडेट देते हैं और कंप्लीट करते हैं। जो नहीं कंप्लीट कर रहे बेटा, एज अर्ली एज पॉसिबल हमारे प्रोसेस में एनरोल हो जाओ और ये सारी बातें सीख लो, देन यू विल फील दैट कि फिजिक्स मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत भयानक सिंपल सब्जेक्ट है। क्योंकि जो टॉपिक आज कर रहे हैं ना आप, उसको 2 साल छोड़ो 4 साल नहीं भूलेंगे आप। ये फैक्ट है, बट करना पड़ेगा आपको। और जो बोलता हूं, मैं टीचर हूं बेटा, आप कितनी भी मतलब भारी स्कूल हो, कितनी भी होशियार हो, एक बात तो क्लियर है, आप टीचर से होशियार नहीं हो सकते। हमें एक्सपीरियंस है, ये सारी बातें हमने डेवलप की है, एंड उसको छोड़ के भी हम प्राइवेट फील्ड में है, इसलिए हमें हमारी लेवल मेंटेन रखनी पड़ती है। इसलिए एक एक पॉइंट जो आपको बोला जाता है वो रैंडमली नहीं होता है, वो अब तक के सारे बैचेस के ऊपर का एनालिसिस होता है कि हर एक के लिए कौन सा क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। तो आपको अगर कुछ बोला जा रहा है तो त्याला प्रमाण म्हणून एक्सेप्ट करा एंड उसको फॉलो करो, देन बाकी सब बातें आपकी होगी। मुझे ये बात बोलो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? किसका नाम है ये? कौन है वो अगाउ स्टूडेंट जिसका नाम मैंने बोर्ड पे लिख दिया? हु इज ही? देख रहे सब लोग? दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लैंग्वेज में मैंने लिखा है ये लैंग्वेज आपको पढ़ाई नहीं गई है। ऐसे नहीं कि ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक लैंग्वेज में वर्ड है। ये थोड़ा सा मेरा हैंडराइटिंग खराब इसलिए वो आप मैच नहीं कर सकते, अदरवाइज गूगल पे फाइंड कर सकते थे आप। तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का ये वर्ड है, लेकिन ये लैंग्वेज आपको पढ़ाई नहीं गई थी इसलिए आप उसको समझ नहीं पा रहे। सेम केस आपके ब्रेन के साथ होती है कि आपको क्वेश्चन में जो एप्लीकेशन दिया है उसको अप्लाई कैसे करना है, ये जब तक उसको पढ़ाया नहीं जाएगा तब तक उसको नहीं समझ में आएगा। इसलिए सॉल्व एग्जांपल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब ये कौन सा वर्ड है ढूंढो आप और बोलो मुझे। तो बात मैं ये कर रहा था दरअसल कि मोशन अंडर ग्रेविटी का डिस्कशन जितना करना था उतना हमने कर लिया। अभी इस टॉपिक के लास्ट के 2 सेक्शन बाकी है। एक सेक्शन है रिलेटिव वेलोसिटी वाला, जिसको अपन अलग से ट्रीट करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी को थोड़ा सा बाजू में रखते हैं अपन, और मोशन इन प्लेन की, मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन की रिलेटिव वेलोसिटी कंबाइन पढ़ते हैं। मतलब एज पर माय पैटर्न इस टॉपिक का एक लास्ट पॉइंट बचा है जिसको अपन बोलते हैं एज ए ग्राफिकल क्वेश्चन, या फिर उसको हम बोलेंगे एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन along straight line। मेनी अ टाइम्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एंड एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही बेहतरीन, एकदम सिंपल। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम इनको सॉल्व करने में जनरली नहीं आता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ जो प्लॉट करने की प्रोसेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं।
फिर ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें जो डेटा उससे समझना है, ये भी फिर से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब ग्राफ क्या होते हैं, कैसे प्लॉट किए जाते हैं, इसकी बेसिक आइडिया आपने 9th-10th में हर एक मीडियम में पढ़ चुके हो। ठीक है, हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है 2 एक्सिस की। हम 2 एक्सियल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ही बिलीव करते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम जो भी रिप्रेजेंटेशन मोशन का करने वाले हैं वो इस मतलब दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। और यहाँ पे एक अनरिटन रूल है जिसको मतलब कंसीडर किया जाता है और अप्लाई किया जाता है कि जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग प्लॉट करते हैं। अगर इंडिपेंडेंट है हमारे पास तो, अगर नहीं है तो चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इन जनरल हम ये स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब क्या होता है देखते हैं यहाँ पे, कि आपको बोला गया है कि ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, एक बॉडी ट्रैवल कर रही है और आपको बोला था कि बॉडी ने अपनी मोशन टी नॉट किस टाइम से की, जब बॉडी एक्स नॉट पे थी, 0 पे नहीं थी। कहां पे थी? एक्स नॉट पे थी। थोड़ी देर बाद जब टाइम t1 हुआ बॉडी x1 पे आ गई, और थोड़ी देर बाद जब टाइम t2 हुआ बॉडी x2 पे आ गई। ऐसे डिफरेंट मतलब टाइम के चेंज होने से बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है। अब इसमें कौन सी बात हमारे हाथ में नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो बढ़ता ही जाएगा। ऐसा कौन है दोनों में से? बॉडी का होने वाला डिस्प्लेसमेंट है या टाइम है? बोलो। स्वप्निल मार खाएगा तू। यस वेरी गुड। नहीं ना सनी, डिस्प्लेसमेंट जो होने वाला है हमारे हाथ में ना, गाड़ी की स्पीड भगाएंगे उसको तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, गाड़ी को रोक के रखेंगे डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। मतलब वहां पे इंडिपेंडेंट एक ही क्वांटिटी दैट इज टाइम, ये रुकने वाला नहीं है, टाइम तो चलते ही रहने वाला है। ठीक है, तो टाइम होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इसलिए इन जनरल हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते टाइम यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को प्लॉट कर देते हैं। तो वाई एक्सिस के अलोंग कौन आएगा? अभी अगर मैंने उसकी पोजीशन कंसीडर की है तो यहाँ पे आएगा पोजीशन। अब सिचुएशन क्या है देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इसको हम कंसीडर करेंगे एज ए ओरिजिन, यहां से मोशन शुरू होनी थी। लेकिन हमें मालूम हुआ कि जब टाइम t0 था, जब टाइम शुरू हुआ मतलब टाइम यहाँ पे t0 ही है, तब बॉडी 0 पे नहीं थी, तब बॉडी कहां पे थी? x0 पे थी। अगर उसको ग्राफिकली प्लॉट कर रहा हूं मैं तो थोड़ी देर बाद टाइम कितना हुआ? t1 हुआ। अब टाइम तो x एक्सिस के अलोंग बढ़ने वाला है, तो मैं यहाँ पे टाइम लेता हूं t1। तब बॉडी का थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ, कहां तक हुआ? ये बॉडी यहां तक चली गई, ये बना x1। अब इन दोनों को अगर ऐसे इंटरसेप्ट निकालेंगे तो ये एक्चुअल पॉइंट की पोजीशन लोकेशन हमें मालूम हो गया। थोड़ी देर बाद और टाइम बढ़ा और टाइम कितना हो गया? t2। t2 के बाद में पोजीशन आ गई x2। अगर इन दोनों को ऐसे इंटरसेप्ट निकालेंगे तो ये उसकी पोजीशन आ गई, एंड इनको अगर कनेक्ट करेंगे तो मुझे यहाँ पे ये ग्राफ मिल रहा है। तो ये ग्राफ कौन सा हो गया? पोजीशन वर्सेस टाइम। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है जिसको मैंने ग्राफिकली इस तरह से टाइम एक एक्सिस के ऊपर एंड पोजीशन दूसरे एक्सिस के ऊपर ऐसे लिख के इसको मैंने प्लॉट किया है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, कुछ आइडिया आ रहा है? पूरा तो नहीं क्लियर होगा, पूरा धीरे धीरे क्लियर होगा, लेकिन बेसिक आइडिया तो आ रहा है। अरे हाँ, यहाँ पे एक ही लाइन पे था, टाइम के साथ में इसको रिप्रेजेंट किया है, तो ऐसा ग्राफ या फिर स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिल रही है। कुछ तो ग्राफ है, मैंने दोनों भी ड्रॉ किए। चलो देवेश को तो हो गया क्लियर, बाकी लोग कुछ आइडिया आ रहा है? t इक्वल टू 0 पे देख सनी, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन कहां पे? x0 पे, इसलिए t 0 है तब पोजीशन यही है, ये पोजीशन सनी। तेजस को भी क्लियर है? सनी हो गया क्लियर? यस सर। ओके, अब देखो पहले हम प्लॉट कैसे करते हैं उसके अबाउट आइडिया लेंगे, फिर जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स होते हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और उसके बाद में आएगा कि एग्जाम में ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते कैसे। बस तब तक के लिए देख लो, समझ लो, एंजॉय करो। 9th-10th की ज्योमेट्री है वही चल रही है, बाकी कुछ खास नहीं है। आपको बोला गया है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट,
और बॉडी इज एट रेस्ट है, एंड उसके लिए मुझे क्या करना है, पोजीशन वर्सेस टाइम, ये ग्राफ निकालना है। सब लोग एकदम अलर्ट रह के ब्रेन को चालू करके बोर्ड पे देखेंगे और मुझे आंसर देंगे। सबसे पहले मुझे लगेंगे दो एक्सिस, ए हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो कौन सी है इंडिपेंडेंट Time. क्वांटिटी, पोजीशन एंड Time. टाइम में, पोजीशन पोजीशन टाइम ना, Time. टाइम है सर। टाइम इंडिपेंडेंट है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी है, वो बढ़ता ही जा रहा है ना। जैसे स्वप्निल हो गया 30 इयर्स का, कल होगा 40 इयर्स का, बढ़ता ही जा रहा है। और वाई एक्सिस पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा पोजीशन पे। उन्होंने बोला है कि बॉडी रेस्ट में है। एज्यूम करते हैं कि सपोज जब टाइम 0 था तो बॉडी यहां पे थी, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है x नॉट। अब बॉडी रेस्ट में, इसका मतलब क्या होगा, टाइम t1 होगा, बॉडी कहां पे रहेगी, वहीं पे रहेगी ना, रेस्ट में मतलब हिलेगी डुलेगी थोड़ी, नहीं करा लो। यस कीर्ति, करेक्ट है, वेरी गुड। कळालं सर। मतलब बॉडी तो वहीं पे रहेगी, अगर इन दोनों पे इंटरसेप्ट निकालेंगे ये पॉइंट मिलेगा। अगर टाइम t2 होगा, फिर से बॉडी की पोजीशन कहां पे होगी, सेम पोजीशन। रेस्ट पे, ये मतलब सेम पोजीशन, मतलब t2 के लिए हमें ये पॉइंट मिलेगा। यानी इनको कनेक्ट करेंगे तो मुझे ये ग्राफ मिल गया। ये किसका ग्राफ है, फॉर द बॉडी विच इज एट रेस्ट, पोजीशन वर्सेस टाइम है, किसके लिए, फॉर द बॉडी विच इज एट रेस्ट। कळलं सगळ्यांना, यस सर। ठीक है। यस सर। देखो कितना डिफिकल्ट है बेटो। अब आगे क्या होगा, जो बॉडी रेस्ट में हुआ करती थी, अब उस बॉडी को हम बोलेंगे बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज 0। मतलब एक नंबर लेते, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। जैसे कि आपको बोला है 2 मीटर पर सेकंड, कितने वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, और उसके लिए मुझे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले आई विल टेक दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस होगा, दूसरा वाई एक्सिस होगा, कळलं। तो एक्स एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा अभी, टाइम। तो मैं यहां पे टाइम लेता हूं, ये बनेगा 0 सेकंड, ये बनेगा 1 सेकंड, ये बनेगा 2 सेकंड, ये बनेंगे 3 सेकंड। क्लियर है सबको, यस और नो। अरे करते गए। यस सर। अब कंडीशन क्या है देखो, कि यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर अगर मैं बॉडी की पोजीशन ले रहा हूं, और यहाँ पे आपको बोला है ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे और एक टाइम ले लेते हैं 4 सेकंड का। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी अगर मूव हो रही है, इसका मतलब क्या होगा देखो, कि बॉडी हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 2 2 मीटर। मीटर। वेरी गुड, 2 मीटर। इट मींस जब टाइम 1 सेकंड होगा, बॉडी कहां पे होगी, 2 2 मीटर। मीटर पे, कळतंय यस सर। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे इंटरसेक्शन का ये पॉइंट मिलेगा। फिर उसके बाद में जब बॉडी को मोशन सेट होके और 1 सेकंड हो जाएगा, बॉडी क्या करेगी, और 2 मीटर आगे जाएगी, यानी इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, मुझे ये पॉइंट मिलेगा। समझ रहे ना, यस और नो। यस Yes, sir. यस आगे सर, अगर सर। और 1 सेकंड मूव करेंगे तो बॉडी 2 मीटर और कवर करेगी, मुझे 6 मीटर मिलेगा। बॉडी अगर और 1 सेकंड के लिए ट्रैवल कर रही है, मुझे यहाँ पे 8 मीटर इतना डिस्टेंस मिलेगा। यानी इस तरह से हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, एंड ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे ग्राफ मिल गया, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये ग्राफ किसके लिए होता है, ये ग्राफ होता है फॉर द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ग्राफ कौन सा है, पोजीशन वर्सेस टाइम। ये थे डोकैप, यस सर। आई नो सबको ये मालूम है, 10th में हो चुका है, बहुत बार हो चुका है, लेकिन फिर भी एकदम सिंपल पार्ट है, यही पढ़ना है, इसमें कुछ अलग है नहीं। लेकिन फिर भी किसी को कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं एकदम डिटेल में ले रहा हूं, ठीक है।
अब अगर आपको बोला जा रहा है कि हमें ग्राफ चाहिए कौन सा, वही पोजीशन वर्सेस टाइम वाला, लेकिन इसमें बोला है कि बॉडी इज परफॉर्मिंग एक्सेलरेटेड मोशन, बॉडी अगर एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रही है तो इस ग्राफ को समझो, ये समझ में आ गया, मतलब हमारा बहुत सारा काम सिंपल हो जाएगा। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, इसके अलावा हम प्लॉट करेंगे टाइम को, इसके अलावा प्लॉट करना है हमें पोजीशन। अब यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन दिया है, समझो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे मैं टाइम लेता हूं 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5 सेकंड। यहाँ पे पोजीशन लेते हैं 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, 4, 5, 6, इतनी नहीं चलेगी, ये 1 मीटर 1 सेकंड, ये 2 सेकंड एंड ये 3 सेकंड, ऐसे लिया। अब 2 मिनट के लिए बोर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे आप लोग कि ये जो ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेटेड मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये होगा, ठीक है सनी, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। चेंज होगी। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये होगा कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल नहीं कर रही है और बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। ये तो समझ में आ रहा है ना, मालूम है ना सबको? एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये होगा कि बॉडी की जो वेलोसिटी है हर एक सेकंड के बाद 1 मीटर से बढ़ेगी, 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। ओके, क्लियर। अब कंडीशन क्या होगी, देखो, अगर बॉडी अपनी मोशन स्टार्ट कर रही है 0 से, तो हमें ये मालूम होगा कि 1 सेकंड के बाद, मतलब जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी 0 थी। अगर वेलोसिटी 0 थी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। मतलब जब टाइम स्टार्ट हुआ है, मोशन स्टार्ट हुई है, तब बॉडी यहां पे है। हे तर कळाली सगळ्यांना फर्स्ट कंडिशन, क्लियर है? क्लियर? ओके, क्लियर। बाद में मैं क्या करूंगा, टाइम को 1 लूंगा, तो जब टाइम 1 हुआ तब वेलोसिटी कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इट मींस कि हर एक सेकंड के बाद 1 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ने वाली है। तो अगर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो गई, इसका मतलब बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 1 मीटर। यानी कि 1 सेकंड के बाद ये बॉडी यहां पे है। बाद में क्या होगा, मैं टाइम को लूंगा 2, तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि दूसरे सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर, लेकिन पहला और अब दोनों मिला के कितना डिस्टेंस हुआ, 3 मीटर। यानी जब टाइम 2 सेकंड कंप्लीट होगा तब बॉडी क्या करेगी, ये 3 मीटर जो है ये इतना डिस्टेंस कवर करेगी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। उसी तरह से जब तीसरा सेकंड कंप्लीट होगा, वेलोसिटी बनेगी 3 मीटर पर सेकंड, और ये तीसरे सेकंड में कवर होगा 3 मीटर, लेकिन उससे पहले 3 + 1 4 कवर हो चुका है। यानी कि तीसरा सेकंड खत्म होने तक टोटल जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो रहेगा 7 मीटर। यानी कि इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो अब हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, हमें मिलेगा ऐसा एक कर्व जो ऐसे ऊपर ओपन हो रहा है। तो ये बना ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। देखो, जो स्टैंडर्ड ग्राफ है वो मैं कल से डिटेल में, फिर उसका स्लोप कैसे निकालना है, एरिया कब निकालना है, वो सारी बातें हमें अभी पढ़नी है। इसलिए ग्राफिकल डिस्कशन के कोई भी क्वेश्चन मॉडल में से सॉल्व मत करो, थ्योरी रीड करना है तो करो, वो पूरा का पूरा कल हो जाएगा। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। आज जस्ट इंट्रोडक्शन चालू था, कल मैं पहले स्टैंडर्ड ग्राफ कौन से होते हैं, कैसे आते हैं, ये स्टैंडर्ड ही है, लेकिन और भी ग्राफ है उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। फिर जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है कि ग्राफ के ऊपर से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, जो एकदम सिंपल है, उसको कल मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। क्लियर? तो सर इसमें इंटीग्रेशन आएगा क्या फिर आगे? यस सर